जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज का दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 19 अप्रैल। 19 अप्रैल की हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं कि 19 अप्रैल को क्या है आज कुछ खास। तो फ्रेंड्स, हर साल 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लिवर डे के रूप में मनाया जाता है। और वर्ल्ड लिवर डे को मनाने का हमारा उद्देश्य क्या है कि यह दिन लोगों को लिवर से जुड़ी बीमारियों और लिवर के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो आई होप आज की हिस्ट्री आपको पता लग गई होगी। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं आज के बारे में, बट हम कुछ ही एक दो पॉइंट को ही कवर करते हैं जिससे कि आपको क्लास बोरिंग भी ना लगे और कुछ नया आप डेली सीखते रहें। तो ये तो हमने देख लिया आज के दिन क्या है कुछ खास। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारा क्लास 6 to 9 की पढ़ाई, जिसमें हमने हमारा क्लास 6 to 9 कंप्लीट करे। क्लास 6 to 9 नहीं फ्रेंड्स, क्लास 6 to 12 है। फ्लो में मैंने बोल दिया। क्लास 6 हम कवर कर रहे हैं और इसमें अभी तक हमने फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 to 9 कंप्लीट कर लिया है। हम आ गए हमारे क्लास 10th में। आई होप आपने हमारी उन सारी क्लासेस को देखी होगी जो भी हमने अभी तक क्लास 6 to 9 की पढ़ाई की है। नहीं देखिए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको ये सारी क्लासेस ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगी और वहाँ से क्लासेस को देख करके आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है फ्रेंड्स। और इतने डिटेल में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। इतने विश्वास के साथ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम पढ़ी इतने डिटेल में, इतना डिटेल में अगर हम पढ़े इसके बाद भी अगर हमारे माइंड में कोई डाउट रह जाए फ्रेंड्स, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सीरीज़ को आप देखिए, समझिए, जैसे एज इट इज़ हमने किया एज इट इज़ आप उस सीरीज़ को देखिए, पढ़िए, हर एक क्लास को स्किप मत कीजिए, पूरा क्लास देखिए। देन आप उनसे रिलेटेड, हम जब क्लास करते कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उस टॉपिक को कवर करते हैं, देन हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं। आप उसकी क्लास भी देखिए और देखिए आपको अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट लगेगा। प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ सके। और हाँ फ्रेंड्स, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर किया करिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के इस सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स जाने किसके बारे में, हमारी सीरीज़ के बारे में। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ कि हम आज की क्लास से फ्रेंड्स करने क्या वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को ने बताया है कि हम करें क्लास 10, तो क्लास 10 में फ्रेंड्स हम कर रहे हैं चैप्टर 10 और जिसमें हम कुछ संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। और जिसमें आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स टिटनेस के बारे में। हम पढ़ेंगे कौन से रोग के बारे में हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स टिटनेस के रोग के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके पहले हमने क्या किया प्रीवियस क्लास में, वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करने का बहुत ही बेनिफिट हमें मिलता है। अगर हम रिवीजन करते हैं तो हमारा जो प्रीवियस क्लास है और जो प्रेजेंट में हम पढ़ रहे हैं, दोनों ही पॉइंट को हम आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था फ्रेंड्स चेचक या बड़ी माता देखा था, फिर चिकन पॉक्स या छोटी माता देखा था, इसके रोग के प्रमुख लक्षण, इसके उपचार एवं बचाव देखे थे। खसरा देखा था हमने, खसरा रोग के लक्षण, इसके उपचार एवं बचाव के बारे में हमने हमारी प्रीवियस क्लास में देखा था। तपेदिक या राज्य अक्षमा अथवा क्षय रोग के बारे में भी हमने देखा था। रोग के कारण एवं संक्रमण, रोग के प्रमुख लक्षण क्या है, रोग के उपचार एवं बचाव, काली खांसी कुकर खांसी क्या होती है, इसका उद्भवन काल देखा था। रोग के कारण एवं संक्रमण, यानी कि जो काली खांसी कुकर खांसी होती है किसके कारण होती है और इसका संक्रमण किससे फैलता है, वो देखा था। काली खांसी के प्रमुख लक्षण देखे थे, इसके उपचार देखे थे। फिर हमने कर्ण फेर या गलसुआ के बारे में भी देखा था। इस रोग के कारण एवं संक्रमण काल हमने देखे थे। फिर इस रोग के प्रमुख लक्षण देखे थे, रोग के उपचार एवं बचाव देखे थे। तो आई होप आप इस क्लास को देखी होगी तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हम ये क्लास कर ही रहे थे फ्रेंड्स। उस समय हमारे यहाँ थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई थी, तो सडनली क्लास बंद हो गई थी। तो यहीं तक हमने किया था, करना तो हमें आगे भी था, बट हमने यहीं तक करके क्लास को कंप्लीट कर दिया था। तो आपने क्लास देखी होगी तो आपको ये सारे ही अच्छे से समझ में, जितने भी हमने ये संक्रामक रोग अभी तक पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, वो अच्छे समझ में आए होंगे। नहीं आए तो
बताइए कमेंट करके, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब चलते हैं आज जो हमारा दूसरा संक्रामक रोग है टिटनेस, उसके बारे में देखते हैं। टिटनेस एक घातक एवं भयंकर रोग की श्रेणी में आता है जिसमें पीड़ित व्यक्ति की प्रायः मृत्यु हो जाती है, यानी कि जिसको टिटनेस की बीमारी हो जाती है उसमें मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसका उद्भवन काल देख लेते हैं। वैसे तो इसका उद्भवन काल संप्राप्ति काल जिसको हम बोलते हैं 2 से 14 दिन का होता है, जबकि बिना हानि पहुंचाए या लक्षण प्रदर्शित किए रोग के कीटाणु शरीर में वर्षों तक रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टिटनेस हो जाता है बट इसके कुछ लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं, बट टिटनेस हुआ रहता है, बट बहुत ज़्यादा टाइम जब बीत जाता है तब इसके लक्षण प्रतीत होने लगते हैं धीरे धीरे करके। अब देख लेते हैं टिटनेस के कारण एवं संक्रमण। इसका संक्रमण शरीर में एक विशेष प्रकार के जीवाणु, कौन सा वो जीवाणु है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ध्यान दीजिएगा वो कौन सा जीवाणु है जिसे टिटनेस फैलता है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के प्रवेश से होता है। इसके जीवाणु घोड़े की लीद, गोबर, जंग लगे लोहे, मिट्टी व खाद में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जीवाणु शरीर में कटने, फटने या त्वचा के छिलने आदि से प्रवेशित होते हैं, यानी कि प्रवेश करते हैं। तो ये जो टिटनेस है, आप सभी टिटनेस से अवगत है। बोलते नहीं किसी को चोट लग गया, कहीं कट गया, फट गया, तो टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे किसी को टिटनेस की बीमारी ना हो। आप सभी टिटनेस से अवगत है, तो देख लीजिए कितना डेंजर है ये। अब इस रोग के प्रमुख लक्षण देख लेते हैं। तो नंबर 1, इस रोग के प्रभाव से रीढ़ की हड्डी धनुषाकार हो जाती है, जिस कारण इसे धनु रोग अथवा स्तंभ रोग भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो टिटनेस है इसको और किसके नाम से जानते हैं, तो धनु रोग और स्तंभ रोग के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ डिटेल में पढ़ने का यही बेनिफिट है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है धनु रोग के प्रमुख लक्षण, यानी कि जो हमारा सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया टिटनेस को और किस नाम से जाना जाता है, तो अगर ये ऑप्शंस आपको दे दिए गए, आपको पता ही नहीं है कि धनु रोग और स्तंभ रोग क्या है तो आप तो बोलोगे इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने पूरी बुक पढ़ डाली, हमने पूरा सब कुछ पढ़ डाला, बट धनु रोग और स्तंभ रोग तो हमें पता ही नहीं है। बट अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हो तो आपको ये पता चला कि टिटनेस जो है को धनु रोग अथवा स्तंभ रोग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 2 है, पॉइंट 2 है, शरीर की मांसपेशियों में अकड़न आती है जिसके कारण मांसपेशियों के फैलने व सिकुड़ने की क्षमता शून्य हो जाती है। पॉइंट 3 है, गर्दन की मांसपेशियों में अकड़न के कारण जबड़ा जकड़ जाता है, ऐसी अवस्था को बंद जबड़ा कहा जाता है। पॉइंट 4, रोग के अंतिम पड़ाव में हृदय व फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं जिससे पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, टिटनेस बहुत ज़्यादा दिनों तक रह गया शरीर में तो क्या होता है, उससे हृदय व फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, जिससे क्या होते हैं, जिसको टिटनेस की बीमारी हो जाती है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए बहुत घातक है। जब भी कहीं खटता है, कहीं चोट लगती है, कुछ भी होता है, आवश्यकता ना लगे तो भी फ्रेंड्स हमें टिटनेस का इंजेक्शन अवश्य लेना चाहिए। कई बार हम जो है ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक है कैसे भी कुछ भी करके, लेकिन नहीं, पक्का जो है इंजेक्शन लेना चाहिए। आपने देखा ना कितना डेंजर है टिटनेस। अब इस रोग के उपचार एवं बचाव देख लेते हैं। तो नंबर 1 है, इस रोग के लक्षण दिखते ही रोगी को अति शीघ्र चिकित्सक के पास अस्पताल ले जाना चाहिए। नंबर 2, त्वचा के कटने, फटने व छिलने की स्थिति में 24 घंटे के भीतर टैटबैक का इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए। नंबर 3, गर्भावस्था और प्रसव के समय माँ और बच्चे को 3 से 5 माह के दौरान एंटी टिटनेस का टीका लगवाया जाना चाहिए। कौन सा, एंटी टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए। किसको, गर्भावस्था और प्रसव के समय जो माँ और बच्चे होते हैं उनको 3 से 5 माह के दौरान एंटी टिटनेस का टीका लगवाया जाना चाहिए। नंबर 4, जब भी रोगी को किसी रोग से संबंधित सुई लगाई जाए तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इंजेक्शन की सुई निडर, विसंक्रमित और जीवाणु रहित हो। तो ये इंश्योर करना चाहिए जब भी किसी को भी इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया टिटनेस के बारे में, टिटनेस के लक्षण देख लिए हैं, उसके उपचार एवं बचाव देख लिए। दूसरा हमारा जो संक्रामक रोग है क्या है, मलेरिया। इसके बारे में हम देख लेते हैं। मलेरिया से आप सभी अवगत हैं, देखते हैं। मलेरिया व्यापक स्तर पर फैलने वाला संक्रामक रोग है जो मानवीय स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह रोग रक्त के माध्यम से संक्रमित होकर फैलता है। समुचित उपचार के अभाव में इस रोग के परिणाम घातक होते हैं। मलेरिया के कारण एवं संक्रमण देख लेते हैं। मलेरिया रोग शरीर में एक कोशीय परजीवी कीटाणु, ध्यान दीजिएगा, जो मलेरिया रोग है वो शरीर में एक कोशीय परजीवी कीटाणु प्लाज्मोडियम, किसके,
प्लाज्मोडियम के प्रवेश के कारण होता है। यह कीटाणु शरीर में मादा एनाफेलीज नामक मच्छर के काटने से प्रवेशित होता है, यानी कि प्रवेश करता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा मच्छर? मादा एनाफेलीज नामक मच्छर के काटने से प्रवेशित होता है। मच्छर काटने के बाद यह रोग रक्त को संक्रमित कर देता है। उद्भवन काल क्या होता है मलेरिया का? मलेरिया का संक्रमण 6 से 14 दिन बाद होता है। मलेरिया का ज्वर दिन में 2 बार आता है। उद्भवन काल के बारे में आपसे पूछा था, आप प्लीज़ बताइए उद्भवन काल किसको कहते हैं। मलेरिया के प्रमुख लक्षण देख लेते हैं कि जब किसी को मलेरिया हो जाता है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। नंबर 1 है अचानक तेज कपकपी के साथ ठंड लगती है, जिसके तुरंत बाद ज्वर आता है। नंबर 2, संक्रमण के बाद शरीर के अन्य भागों के साथ साथ सिर व जोड़ों में दर्द होता है। नंबर 3, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का जी मिचलाता है और उल्टियां आती है। नंबर 4, मलेरिया का ज्वर उतरने की स्थिति में रोगी को पसीना भी आता है। नंबर 5, छोटे बच्चों को मलेरिया होने के कारण प्लीहा या तिल्ली बढ़ती है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स देख लिए हमने किसके बारे में, मलेरिया के प्रमुख लक्षण। अब रोग के उपचार एवं बचाव देख लेते हैं, किस तरह से मलेरिया रोग का उपचार और इससे बचाव किया जा सकता है। नंबर 1 है रहने के स्थान को आवासीय परिसर में मच्छर मारने वाली दवाओं का नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। नंबर 2, रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए तथा इस बात का भी ध्यान रहे कि सोते वक्त मुंह तथा अन्य खुले स्थान पर मच्छर रोधी लोशन लगा हो। नंबर 3, मलेरिया की जांच करवानी चाहिए व चिकित्सक द्वारा निर्देशित औषधि का सेवन करना चाहिए। नंबर 4, आहार सादा सुपाच्य एवं पौष्टिक होना चाहिए, जिसमें दूध की समुचित मात्रा होनी आवश्यक है। तो इस तरीके से हम यानी कि इन सभी उपायों को अपना करके हम मलेरिया रोग से बचाव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम हेपाटाइटिस क्या होता है। इसके बारे में आपने सुना होगा पर डिटेल में उतना पता नहीं होगा, तो प्लीज़ आज पढ़िए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। देखते हैं, मानव में यकृत में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन एक विशेष प्रकार के विषाणु हेपाटाइटिस द्वारा होती है। यकृत में सूजन को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन बोलते हैं। और ये किसके द्वारा होती है? एक विशेष प्रकार के विषाणु हेपाटाइटिस द्वारा होती है। इसके कारण यकृत का आकार बढ़ जाता है, लीवर क्या हो जाता है? इनलार्जमेंट। यकृत का आकार बढ़ने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर इनलार्जमेंट हो जाता है। हेपाटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हेपाटाइटिस होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? A, B, C, D और E। ये रोग एंटेरो विषाणु, ध्यान दीजिएगा, एंटेरो विषाणु HAV, HVV, HCV, HDV और HEV के कारण होते हैं। अगेन रिपीट करूंगी मैं, ये जो रोग एंटेरो विषाणु किसके से होते हैं? तो HAV, HVV, HCV, HDV और HEV के कारण होते हैं। नंबर 1 हेपाटाइटिस ए तो होते हैं ना, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, सी, डी। अब देख लेते हैं हेपाटाइटिस ए क्या है। इसे महामारी पीलिया यानी कि एपिडेमिक जॉन्डिस भी कहते हैं। हेपाटाइटिस ए को क्या कहते हैं? इसको एपिडेमिक जॉन्डिस भी कहते हैं। इसके विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ एकलरजुक RNA ssRNA होता है तथा यह आवरणहीन होता है। क्या होता है? यह आवरणहीन होता है। यह विषाणु भोजन व गंदे पानी द्वारा शरीर में संचरित होता है, यानी कि प्रवेश करता है। इसके प्राथमिक लक्षण मलेरिया, डायरिया, बुखार, ठंड लगना आदि होते हैं। जैसे ही पीलिया की अवस्था दिखाई देती है, रोगी की त्वचा पीली पड़ जाती है, आंखों का रंग सफेद तथा मूत्र का रंग गहरा हो जाता है। विषाणु संक्रमण की औसत रोगोद्भवन अवधि 2 से 21 दिन की होती है। नंबर 2 देख लेते हैं हेपाटाइटिस बी के बारे में। इस प्रकार के हेपाटाइटिस का LSM तथा एंटी हेपाटाइटिस बी विषाणु anti-HAV द्वारा पहचान की जाती है। हेपाटाइटिस बी के विषाणु के वृत्ताकार द्विरज्जुक यानी कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडर्ड DNA पाया जाता है। यह माँ के दूध से बच्चे में रोगी की लार, सीमन, यौन स्त्राव आदि के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करता। कहाँ से प्रवेश करता है यह? तो यह माँ के दूध से बच्चे में रोगी की लार, सीमन, यौन स्त्राव आदि के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर उसे संक्रमित करता है। यह
एक आवरण से घिरा होता है। इसकी उष्मायन अवधि सामान्यतः 4 से 26 सप्ताह की होती है। किसकी? हेपेटाइटिस बी की। नंबर 3, इसके लक्षण बहुत जल्दी दिखाई देते हैं, जैसे भूख न लगना, हल्का सा बुखार रहना, जोड़ों में दर्द आदि। नंबर 4, इसकी रोकथाम के लिए इंटरफेरॉन ए प्रतिविषाणु प्रोटीन बहुत प्रभावकारी होता है। नंबर 5, हेपेटाइटिस सी। अब देख लेते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। इसका विषाणु एक रेखीय एकलरजुक आरएनए का बना होता है। किसका? एकलरजुक आरएनए का बना होता है। यह भी एक आवरण द्वारा घिरा होता है। इसकी उष्मायन अवधि 2 से 22 सप्ताह होती है। इसका विषाणु घाव, दूषित सुई, दांतों के उपकरण, लैंगिक संबंध, दूषित रुधिर आदि के कारण स्थानांतरित होता है। अब नंबर 6 में देखते हैं ए इंटरफेरॉन एवं राइवेविरिन है। इसकी रोकथाम में बहुत अधिक प्रभावी होता है। यानी कि अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है तो किस तरह से उसका उपचार कर सकते हैं? तो जो ए इंटरफेरॉन एवं राइवेविरिन होता है ना, ये इसकी रोकथाम में बहुत अधिक प्रभावी होता है। अब जो हमारा दूसरा है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस ए बी सी हमने देख लिया, अब डी देख लेते हैं। इसका विषाणु एकलरजुक यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है। यह रोग प्राकृतिक रूप से हेपेटाइटिस बी के साथ सह संक्रमण के रूप में होता है। हेपेटाइटिस बी के संक्रमण के पश्चात हेपेटाइटिस डी के संचरण को पिग्गी बैकलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग्गी बैकलिंग कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हेपेटाइटिस ई। इसके विषाणु भी रेखीय एकलरजुक यानी कि लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। यह आवरण विहीन होता है। यह हेपेटाइटिस ए के एकलरजुक आरएनए युक्त नग्न विषाणु के रूप में समानता दर्शाता है। इसकी जो उष्मायन अवधि होती है, यानी जिसको संप्राप्ति काल हम बोलते हैं, 2 से 8 सप्ताह की होती है। इसका संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन विशेषकर गर्भवती महिलाओं में होता है। किसका? हेपेटाइटिस ई का। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट संचरण की विधियां देखते हैं। उसमें ए है, हेपेटाइटिस ए और ई के विषाणु सामान्यतः मुख से प्रवेश करते। ध्यान दीजिएगा, जो हेपेटाइटिस ए और ई है, इनके विषाणु कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो मुख से प्रवेश करते हैं। जबकि हेपेटाइटिस बी और डी निम्न कारणों से होता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो वो मुख से, यानी कि मुख से प्रवेश करते हैं। जबकि हेपेटाइटिस बी और डी जो होता है वो निम्न कारणों से होता है। वो कारण कौन कौन से हैं इसमें देख लेते हैं। नंबर 1 है दूषित रक्ताधान से, और नंबर 2 में देख लेते हैं संक्रमित साथी के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करने से। नंबर 3 अपरा द्वारा संक्रमित माता से गर्भस्थ शिशु को। और बी हेपेटाइटिस सी सामान्यतः दूषित रुधिर चढ़ाने से फैलता है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो किससे फैलता है? तो रुधिर, यानी कि जो दूषित रुधिर होता है उसके चढ़ाने से फैलता है। अब लक्षण देख लेते हैं। ज्वर, उल्टी आना, यकृत का बढ़ जाना, पीलिया आदि इसके सामान्य लक्षण हैं। अब देख लेते हैं हेपेटाइटिस के परीक्षण। तो नंबर 1 है एसबीटी सीरम बिलिरुबिन टेस्ट। नंबर 2 एसजीपीटी सीरम, ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांस एमिनेस। नंबर 3 ELISA यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने अभी देखा ELISA, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये इसका हमने हेपेटाइटिस के परीक्षण देख लिए। अब रोकथाम एवं उपचार देख लेते हैं। नंबर 1 खाद्य पदार्थ जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है शारीरिक संबंध बनाते समय कंडोम का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है आराम बेड रेस्ट करना चाहिए। चौथा पॉइंट है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त तथा कम प्रोटीन एवं वसा वाला भोजन करना चाहिए। नंबर ई देख लेते हैं, जो पॉइंट है हमारा, इट मीन्स नंबर 5 जो कहता है इंफेरॉन दवाओं का उपयोग करना चाहिए। पॉइंट 6 है रोगी की रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस का टीकाकरण करवाना चाहिए, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन, ध्यान दीजिएगा, क्या इम्यूनोग्लोब्यूलिन दी जाती है। हेपेटाइटिस बी में 6 माह का क्या होता है? हेपेटाइटिस बी में 6 माह का आर ग्लोबिन कोर्स अच्छा उपचार है। तो
तो ये तो हमने देख लिया कि आप किस तरह से हेपेटाइटिस से के उपचार कर सकते हैं, हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार जिसको हम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डेंगू वायरस और डेनवी जिसको हम बोलते हैं। तो के कारण होता है जो मच्छर एडीज, ध्यान दीजिएगा, जो मच्छर इजिप्टाई एड्स इजिप्टाई द्वारा फैलता है। लक्षण डेंगू बुखार या डेंगू हीमोरेजिक बुखार, डेंगू बुखार या हम इसको क्या बोलते हैं, डेंगू हीमोरेजिक बुखार इंग्लिश में बोलते हैं। एक खतरनाक रोग है। इस रोग के लक्षणों में उच्च बुखार यानी कि बहुत ज़्यादा फीवर, गंभीर अग्र यानी कि जो सर का जो आगे का भाग होता है उसमें दर्द होता है, नेत्रों के पीछे नाक मतलब जो आँख होते हैं उनके पीछे दर्द होता है, पेशियों और संधियों का दर्द, भूख ना लगना, सीने और अग्रपादों के आगे कनफड़े मीजल्स जिसको बोलते हैं के समान चकते पड़ना, जी मिचलाना, वमन होना, रक्तस्राव आदि सम्मिलित है। देखिए डेंगू के कितने सारे लक्षण हैं। डेंगू के परीक्षण हम देख लेते हैं। तो ELSIA यानी कि एंजाइम लिंक्ड लिम्यूनो सॉर्बेंट एस्से, दूसरा परीक्षण HI यानी कि HI हीमोग्लूनेशन इनहेविएशन एस्से, तीसरा परीक्षण रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये क्या है, इनके डेंगू के परीक्षण है। अब देख लेते हैं रोकथाम एवं उपचार देख लेते हैं डेंगू का। डेंगू की रोकथाम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय मच्छरों के प्रजनन की जगहों का नियंत्रण या उन्हें खत्म कर देना है। दूसरा पॉइंट है आवासीय क्षेत्रों में और उसके आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अंधेरे तथा नमी वाले स्थानों पर कीटनाशकों जैसे DDT का छिड़काव किया जाना चाहिए। और फ्रेंड्स ये जो डेंगू का हमने जो परीक्षण देखा ना, आई होप ये परीक्षण के बारे में तो आप सभी को पता है। अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं परीक्षण को डिटेल में समझाऊंगी। तो अब चलते हैं, देख लेते हैं तीसरा जो चौथा पॉइंट है, इसके अतिरिक्त दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना घुस सके एवं पूरे आस्तीन वाली शर्ट तथा पैंट पहननी चाहिए। और पांचवा पॉइंट कहता है डेंगू बुखार की कोई विशेष प्रतिजैविक औषधि नहीं है, यानी कि इसकी कोई विशेष दवा नहीं होती। बुखार के समय पैरासीटामोल ली जा सकती है किंतु एस्प्रिन कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एस्प्रिन जो होता है उसका कभी भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये तो हमने डेंगू के बारे में देख लिया। दूसरा हमारा जो रोग है वो क्या है, चिकनगुनिया, इसके बारे में देख लेते हैं। यह रोग चिकनगुनिया विषाणु यानी कि चिकनगुनिया वायरस और चिकवी के कारण होता है। इसका संक्रमण, इस रोग का संक्रमण मच्छर की एक प्रजाति एडीज इजिप्टाई के काटने के फलस्वरूप होता है। ध्यान दीजिएगा, जो चिकनगुनिया जो है वो किसके द्वारा होता है, तो यह मच्छर के काटने से होता है। मच्छर की कौन सी प्रजाति है, एडीज इजिप्टाई प्रजाति है जिसके काटने से चिकनगुनिया होता है। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। इस रोग के लक्षणों में उच्च बुखार, पेशियों और संधियों का दर्द तथा उनमें सूजन होना आदि है। अब रोकथाम एवं उपचार देख लेते हैं। चिकनगुनिया की कोई विशेष औषधि नहीं है, इसे केवल रोका जा सकता है। दूसरा पॉइंट है मच्छरों की प्रजनन की जगहों पर नियंत्रण करके उन्हें खत्म कर देना ही इस रोग से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रेबीज या जिसको हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया से कुछ याद आया, हमने पढ़ा था। यह रोग रेबीज विषाणु यानी कि रेहैप्डो विषाणु द्वारा होता। रेबीज एक गंभीर केंद्रिक तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है। संक्रमण, प्रायः इस रोग का संक्रमण कुत्ते तथा बंदर के काटने से होता है। बिल्ली या अन्य जंगली जानवरों के काटने से भी यह रोग होता है। इन जानवरों की लार में यह रोगाणु पाया जाता है और लार द्वारा ही दूसरे व्यक्ति से संक्रमण होता है। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। विषाणु के शरीर में प्रवेश करने पर यह सबसे उत्तेजना लाता है और उसके बाद मस्तिष्क की कोशिकाओं एवं मेरुज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को नष्ट करता है। सिर में तीव्र दर्द होना रोग का एक विशेष लक्षण है। शरीर में तीव्र ज्वर तथा गले एवं छाती की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है जिससे रोगी को घबराहट होती है तथा गला बंद खराश हो जाता है, जिससे रोगी को भोज्य द्रव्य पदार्थ को भी निगलने में अत्यंत पीड़ा होती है। इस पीड़ा के कारण रोगी को प्यास लगने पर भी पानी नहीं पी पाता है तथा पानी को देखकर
भयभीत हो जाता है। इस कारण इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रोगी की बहुत ही दर्दनाक मौत होती है, जिसको हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। अब इसका रोकथाम एवं उपचार किस प्रकार कर सकते हैं देख लेते हैं। नंबर 1, रेबीज रोकने हेतु कुत्ते एवं बिल्ली के बच्चों का टीकाकरण करवाना चाहिए। नंबर 2, रेबीज विषाणु वाले कुत्ते के काटने पर टीका लगवाना चाहिए। पहले ये टीके 14 होते थे, परंतु वर्तमान में केवल 6 खुराकें दी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको ये हाइड्रोफोबिया हो जाता है, इसके पहले 14 टीके होते थे इसको, बट अभी सिर्फ 6 खुराकें ही दी जाती हैं। चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं, पांचवा, कुत्ते के काटने के बाद 10 दिन तक कुत्ते पर नज़र रखनी चाहिए तथा उसमें कोई परिवर्तन जैसे भागना, दौड़ना, आवाज़ में परिवर्तन, अत्यधिक लार का श्रावण होना आदि दिखे तो मार देना चाहिए। नोट, रेबीज के विषाणु को पथ विषाणु यानी कि क्या कहते हैं इसको, स्ट्रीट वायरस भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो रेबीज के जो विषाणु होते हैं इसको स्ट्रीट वायरस भी कहा जाता है। तो ये तो हमने जाना हाइड्रोफोबिया के बारे में। तो आज की क्लास को फ्रेंड्स यहीं तक रखेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ा बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती हाफ आवर से ज़्यादा आपकी क्लास हो, कि फिर उससे ज़्यादा थोड़ा बोरिंग होने लगता है। तो पढ़ना भी एक इंटरेस्टिंग वे में है, पढ़ो भी आप, आपको बोरियत भी ना फील हो। फिर भी कोशिश करते करते फ्रेंड्स हाफ आवर से अगर कम की क्लास करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। आई थिंक आप समझ सकते हैं। तो इतनी बड़ी तो क्लास होती ही होती है, क्या करें, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा हाथी पाँव से, जो हम देखेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई थिंक जो भी हमने आज पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, यहाँ पे ये जो हेपेटाइटिस वाला जो पॉइंट्स है ना, इसमें अगर आपको कुछ डाउट लगा हो, कुछ समझ में नहीं आई हो, कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम आपको हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में, अगर वैसे तो डिटेल में हमने पढ़ा है, फिर भी सबको सब चीज़ें एक तरीके से नहीं समझ में आती, सबका अपना अपना माइंड होता है। तो फिर भी अगर कुछ मुझे लग रहा है, अगर आपको अगर ऐसा रह गया हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में उसको बताऊँगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर क्लास समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।